नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 2। और अगर ओवरऑल देखें तो ये लेसन नंबर 3 होने वाला है, लेकिन यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम जानेंगे रूसी क्रांति के बारे में। बेसिकली जो आपसे जो मेजर हिस्ट्री वाला जो आपके पास कोर्स है ना, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि रूसी क्रांति से कैसे राजनीतिक विकास हुआ। लेकिन देखो, जब तक आप रूसी क्रांति नहीं समझोगे कि रूसी क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, तब तक आप इसको लिख ही नहीं पाओगे, है ना। तो देखो, रूसी क्रांति हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखो, रूसी क्रांति को ना दो भागों में आपको वर्बली बता देती हूँ क्या हुआ था। रूसी क्रांति जो है ना, वो 1917 में हुई थी, और रूसी क्रांति को दो भागों में बांटा गया। एक अपने मार्च की रूसी क्रांति थी, ठीक है, और एक अपनी थी अक्टूबर की रूसी क्रांति। रूसी क्रांति जो मतलब विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जार के स्वच्छकारी शासन का अंत हुआ था। जार का मतलब होता है, देखो, राजा। राजा का जो शासन था ना, उसका अंत हुआ था, और वहां पर सोवियत संघात्मक मतलब सोवियत संघ की, जिसको हम कहते हैं यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो जो पहली क्रांति हुई थी फरवरी में, वो तो हुई थी, उससे क्या हुआ था कि जो सम्राट का पद है ना, सम्राट को अपना पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। उससे क्या हुआ कि उसने ना अपना पद छोड़ दिया राजा ने। और जो अक्टूबर की रूसी क्रांति हुई थी ना, उससे क्या हुआ था कि वहाँ पे जो जार का जो शासन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और वो हट करके बॉल्शेविक सरकार की स्थापना हुई थी। तो दो क्रांति, मतलब क्रांति तो एक थी और वो दो बार हुई, तो दो भागों में बांटी गई है। एक फरवरी की है आपकी, और दूसरी आपकी अक्टूबर की है। तो जो फरवरी वाली क्रांति है, उसमें सम्राट को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, विवश होना पड़ा, और वहां पे एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। लेकिन जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि पूरे तरीके से जार का शासन का अंत हुआ था, और बॉल्शेविक सरकार की स्थापना की गई थी। जो रूसी क्रांति थी, वो केवल निरंकुश एकतंत्री राजशाही शासन का अंत नहीं किया, बल्कि वहां पर जो कुलीन साम्राज्य था ना, कुलीन वर्ग जो था, जो जमींदार सामंत वर्ग था, उनका भी कहीं ना कहीं वहां पे अधिकार था। तो उनके अधिकारों को भी वहां पे खत्म किया गया, ठीक है, यानी कि सामाजिक सत्ता को समाप्त किया गया, तथा विश्व में मजदूर और किसानों वाली सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप से पहली बार रूसी क्रांति ने ही प्रदान किया। यानी कि जो समाजवादी वाली विचारधारा थी ना, वो पहली बार रूसी क्रांति की वजह से ही समाज के अंदर आई, ठीक है। इस क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित कर स्वयं को इस व्यवस्था का जनक के रूप में स्थापित किया। यानी कि इसी क्रांति की वजह से क्या हुआ था, समाजवादी व्यवस्था आई थी, और यह विचारधारा 1917 के बाद इतनी शक्तिशाली हो गई कि 1950 आते आते लगभग ये पूरे आधे विश्व में फैल चुकी थी। उसके बाद देखो, व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्लादिमीर लेनिन, जिन्हें लेनिन के नाम से जाना जाता था, यह एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक तथा राजनीतिक सिद्धांत का, मतलब देखो, ये जो थे ना, एक वो थे, राजनीतिक थे, ठीक है। इनकी वजह से ही ये क्रांति हुई, और इन्होंने ही अपने जो बॉल्शेविक क्रांति है ना, बॉल्शेविक जो राज्य की स्थापना हुई थी, या बॉल्शेविक जो सरकार की स्थापना हुई थी, वो इन्हीं की वजह से हुई थी, लेनिन की वजह से। लेनिन ने ही, मतलब एक होता है ना कि मॉनिटर, या क्या कहते हैं उससे, एक वर्ड होता है कि मतलब प्रतिनिधित्व संभाला था, लीडरशिप संभाली थी, ठीक है। तो उसकी वजह से ही रूस में बॉल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। 1917 से 1924 तक सोवियत रूस, और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट वो रहे हैं। इसके बाद देखो, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं।
श्रमिकों, देखो क्या हुआ था कि ये जो रूसी क्रांति हुई थी ना, हुई क्यों थी, जो फरवरी वाली हुई थी, जो किसान और जो श्रमिक वर्ग थे ना, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी, मतलब बहुत ज़्यादा लाचार थी। और वहाँ पे ना जार द्वितीय वहाँ का राजा था। तो जार द्वितीय राजा ने क्या करा था, सैनिकों ने किसानों पर गोली चला दी थी। मतलब राजा ने, मतलब ऐसा, क्योंकि ये लोग अपनी मांग, मतलब इनकी कुछ मांगे थी कि हमें अपनी ज़मीन चाहिए इस प्रकार से। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि राजा ने अपने सैनिक को बोला कि तुम जाओ, जो भी आंदोलन कर रहा है उस पे जाके गोली चला दो। और उस दिन रविवार का दिन था, 1905, 22 फरवरी की यह बात थी। वहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे, हजारों श्रमिक और किसान, जिसकी वजह से ये जो क्रांति है, मतलब ये जो मारकाट है, जो गोली चलाई गई थी, ये एक क्रांति के रूप में बदल दी गई, मतलब बदल गई थी। बाद में क्रांति और बढ़ गई। राजा ने किसानों की मांग को मान लिया, जो भी किसानों की मांग थी ना, क्योंकि देखो जब चीजें हाथ से निकल रही थी, क्योंकि देखो एक बार सैनिकों ने गोली चला दी किसानों के ऊपर। तो 1 मिनट मेरे को थोड़ा समय दो। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा ना गला खराब है, इस वजह से। देखो क्या हुआ था कि जो किसान थे ना, किसानों की कुछ मांगे थी। तो किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने आंदोलन वगैरह किया। जब राजा ने ये चीज़ देखा तो राजा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाओ किसानों पर गोली चला दो। जब किसानों पर गोली चली ना, तो वहाँ पे लोगों ने देखा, वहाँ के छात्रों ने देखा कि मतलब कि राजा किस हद तक जा सकता है। तो ये जो है ना, जो ये क्रांति थी या जो ये आंदोलन था, वो आगे जाके बढ़ता ही गया। बाद में जाकर के ना राजा ने किसानों की मांग को मान लिया था। किसानों ने वोट का अधिकार मांगा था। फिर पहली बार रसिया में, रसिया की जो पार्लियामेंट थी ना, वहाँ के पार्लियामेंट की स्थापना हुई। और वहाँ के जैसे अपनी पार्लियामेंट है भारत की, उसका नाम संसद है। तो वहाँ की पार्लियामेंट का नाम था ड्यूमा। तो आपसे पूछ भी लेता है, मतलब वैसे तो देखो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अभी आप किसी भविष्य में कभी तैयारी करोगे तो पूछ लेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि ड्यूमा जो है वो किस पार्लियामेंट का नाम है। तो रसिया की पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी, ठीक है, और उसी का नाम है ड्यूमा। तो रूसी क्रांति जो हुई थी ना, उसके कारण क्या थे, जो कारण मैंने आपको बताया ना, बेसिकली वही कारण थे। पहला तो था निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाकारी शासक। रूस में निरंकुश व देवीय सिद्धांत पर आधारित शासन था। इसका मतलब ये है कि जो राजा था वो अपने आप को बोलता था कि मैं देव का, मतलब भगवान का अवतार हूँ, और मेरे बाद जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वही आगे जाके राजा बनेगा। और इसका जो संचालन होता था ना, वो कुलीन वर्ग या मतलब उनके वंश के अनुसार होता था, या जो सामंत वर्ग था, जो बड़े बड़े जमींदार थे, इनके अनुसार ही वहाँ पर शासन किया जाता था। और उस शासन में ना जनता का शोषण होता था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग काम करने वाले भी थे ना, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थे। और ना ये जो पद था वो वंश के अनुसार वंशानुगत चलता रहता था। जार निकोलस जो फर्स्ट था ना, उसका शासन काल में यह निरंकुशता अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसके फलस्वरूप, मतलब कि जब मतलब चरम बिंदु का मतलब होता है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, जिससे हर इंसान परेशान हो जाए। तो वहाँ पे श्रमिक हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, सब लोग उससे परेशान हो गए थे। और वहीं से लोगों के अंदर असंतोष और उग्र हो गया था, यानी कि उग्र वाली भावना आ गई थी। सेकंड है सामाजिक आर्थिक विषमता। फ्रांस की तरह यहाँ भी सामंत व पादरियों का विशेष अधिकार होता था। मतलब कि जैसे फ्रांस में होता था ना कि जो पादरी होते थे, जो सामंत होते थे, उनके पास कुछ विशेष अधिकार होते थे, वैसे ही रूस में भी था। और किसान और मजदूर जो थे ना, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होता था, यानी कि अधिकारहीन थे। इसी वजह से वहाँ पे उनके बीच में, मतलब कि एक आर्थिक विषमता होती है ना, कि मतलब इक्वालिटी ना होना। तो इसी वजह से उनके अंदर मतलब तनाव वगैरह, स्ट्रेस वगैरह हो जाना, उसकी वजह से। क्योंकि देखो जब किसी का आप शोषण करोगे ना ज़्यादा, तो वो इंसान ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर वो देखो एक अपनी लाइफ में एक कदम उठाता ही है कि नहीं। तो उसी चीज़ की वजह से वहाँ पर जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए, और फिर उनके बीच में असंतोष जो है वो देखा गया। किसानों की स्थिति देख लो कि बहुत ही, किसानों की स्थिति बहुत लो थी, क्योंकि किसानों के पास अपनी कोई खेती नहीं होती थी। जितनी भी जमीन थी उसका 67 जो हिस्सा था वो सामंत के पास होता था, और 13% हिस्सा जो है वो चर्च के पास होता था।
और जो किसान थे, किसानों को वहाँ पर मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था। हालांकि 1861 में रूस में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, किंतु व्यवहारिक रूप में अभी भी वह मौजूद थी। यानी कि 1861 में एक नियम आया था जिसमें जो दास प्रथा का जो नियम था उसको हटा दिया गया था, लेकिन वो एक तरीके से कि कोर्ट के द्वारा ही था, मतलब लॉ था, एक टाइप का नियम था, लेकिन व्यवहारिक रूप से वहाँ पे दास प्रथा चली रही थी। इन सब के चलते किसान व मजदूरों ने मतलब विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। फिर श्रमिकों का लिख सकते हो, रूस में औद्योगिकीकरण जो है ना वो बहुत देरी से हुआ, और हुआ तो लेकिन सीमित रहा। वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। रोजगार को लिंक कर सकते हो, मजदूरों के लिए जो काम के घंटे थे वो निश्चित मतलब एक निर्धारित नहीं थे, उन्हें बहुत कम वेतन पर काम पर रखा जाता था, उनको उनकी सुविधाएं उतनी नहीं दी जाती थी। अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश होने के कारण विदेशी पूंजीपतियों ने केवल मुनाफे पर ही ध्यान दिया और वहां के श्रमिकों का बहुत ज़्यादा शोषण किया। उसके बाद है वहां पर रूस और जापान में युद्ध हुआ था 1905 में। तो ये भी एक कारण रहा कि जिसकी वजह से श्रमिकों और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मिलकर के मतलब रूस अपने जार के खिलाफ जो है एक वो विद्रोह छोड़ दिया और छेड़ दिया। इसके बाद है भ्रष्ट नौकरशाही की, जो वहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते थे, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो भी भ्रष्टाचार के नियम मतलब भ्रष्टाचार की तरफ थे। ठीक है। उसके बाद है समाजवादी विचारधारा का विकास। यहाँ पे आप लिख सकते हो फरवरी वाली रूसी क्रांति के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाया था वो। उसके बाद है समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ था। ठीक है, एक मिनट। समाज में किसानों और मजदूरों का शासन होना चाहिए, ना कि राजाओं का। ठीक है। तो ये जो समाजवादी विचारधारा थी, इसका मतलब ये था कि समाज के अंदर ना किसानों का और मजदूरों का शासन होना चाहिए, ना कि जमींदारों का और ना कि राजा का। सभी किसान और मजदूर वर्ग एक हो जाओ और क्रांति कर दो, अमीर लोगों को मारो, संपत्ति छीनो, मजदूरों और किसानों की सरकार बनाओ। तो ये था समाजवादी विचारधारा। इसका वहाँ पे विकास हो रहा था। फिर वहाँ के लोगों को भी समझ में आया कि हाँ ये चीज़ मतलब गलत है, सरकार जो है वो हमारी बननी चाहिए। उसके बाद है कि जार जो था ना, जार की भी कुछ ऐसी रूस की मतलब रूस के अंदर जार की भी कुछ ऐसी नीति थी कि जार ने लोगों को चर्च धर्म को अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया। तो लोग मतलब जो जिनको अपने धर्म से लगाव होगा, अटैचमेंट होगा, वो थोड़ी ना अपना धर्म चेंज कर देंगे। तो वही चीज़ है कि यहूदी, उज्बेक आदि गैर रूसी जो लोग थे ना, उनको बोला कि तुम्हें रूसी उसको मतलब कि चर्च को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद है बौद्धिक की भूमिका, बौद्धिकों की भूमिका लिख सकते हो, या सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट ये जो आपको पेपर में याद रहे उस पॉइंट को लिख सकते हो। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर ना जब समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ ना, तो प्रचार प्रसार भी हुआ, तो वहाँ से लोगों के अंदर बुद्धि आई, लोगों ने मतलब समाजवाद वाली भावना को समझा। ठीक है। मैगजीन के द्वारा गांव गांव तक ये जो विचारधारा है वो पहुंची, वहाँ के लोगों को समाजवाद विचारा हेतु जागरूक किया। तभी फिर वो सारे लोग एक साथ हो गए और उन्होंने जार के खिलाफ जो है एक युद्ध छेड़ दिया या एक क्रांति छेड़ दी। इसके अलावा कुछ वहाँ पे तत्कालिक कारण भी रहे, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। 1916 से लेकर के 1917 के बीच में एक अकाल भी रहा कि लोगों को मतलब खाने के लिए नहीं मिला, है ना, ये लिख सकते हो। खाद्यान्न संकट लिख सकते हो कि इसकी मतलब तत्कालिक कारण के अंदर आप इन सबको लिंक करके लिख सकते हो कि सारे पैसे जो है रूस के सारे पैसे युद्ध में खर्च हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई थी, और लोगों के पास खाने के लिए मतलब वहाँ पे एक टाइप से होता है ना लाले पड़ जाना, वो हो गया था। ठीक है। इसके अलावा देखो परिणाम पूछ ले, अगर पूछ ले तो आप लिख देना, मैं समझा देती हूँ। अगर देखो पूछेंगे कि रूसी क्रांति आई उसका क्या परिणाम निकला, तो पहला लिखोगे कि जार शाही जो राजा थे उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है। अनेक राजवंश थे छोटे छोटे, उनका अंत हो गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। प्रथम विश्व युद्ध से रूस हट गया था, और जब रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया तो यूएसएसआर की स्थापना हुई। समाजवादी विचारधारा आई, उपनिवेशवाद से मुक्ति मिल गई। विश्व का क्या लिखा है, हाँ, विश्व का वैचारिक गुट में बंटना, यानी विश्व जो है वो दो भागों में बट गया था। ठीक है, एक समाजवादी और दूसरा पूंजीवादी।
आर्थिक समानता आने लग गई थी लोगों के बीच में। रूस का आर्थिक व औद्योगिक विकास हो गया था। नियोजित यानी एक प्लानिंग वाली अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। किसानों और मजदूरों का जो जीवन स्तर है वो सुधार हो गया था। वर्ग भेदभाव जो थी उनकी समाप्ति हो गई थी, यानी इक्वालिटी आ गई थी। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला था कि मतलब वहाँ पे फोर्स करना जो था ना वो चीज़ बंद हो गया था, आप किसी भी धर्म को अपना सकते थे। वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। रूस में शिक्षा का प्रसार हुआ और राज्य ने, वहाँ के जो रूस के राज्य था उसने क्या करा कि 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हुई और चर्च के शासन की समाप्ति हुई। तो बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी 5 याद रहेंगे, 6 याद रहेंगे तो आराम से लिख सकती हूँ। अब आपसे जो पूछा है वो मेन आपसे आपकी बुक में ये है कि रूसी क्रांति जो 1917 की आई थी उसके बाद जो रूस की राजनीति थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अब देखो, राजनीति का मतलब है कि राजा का शासन, यानी मतलब नॉट इन राजा का शासन मीन्स कि शासन, ठीक है। तो पहला लिखोगे जारशाही जो था उसका अंत हो गया था। क्रांति मतलब कि जारशाही जो शासन था वो सदियों से चला आ रहा था। सदियों से जो चला आ रहा जारशाही शासन था, क्रांति के बाद वो खत्म हो गया था। निकोलस द्वितीय को पद से हटा दिया गया था और बाद में उन्हें और उनके परिवार को मार दिया गया था। तो राजनीति में कितना मतलब कितना हलचल हुई है ना। उसके बाद वहाँ पे यूएसएसआर की स्थापना हुई थी। क्रांति के परिणाम स्वरूप दुनिया के पहले साम्राज्यवादी राज्य सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी कि यूएसएसआर की स्थापना हुई थी। और जो यूएसएसआर था वो एक साम्यवादी राज्य था, ठीक है। यानी कि इसकी जो विचारधारा थी वो एक साम्यवादी विचारधारा थी। बोल्शेविक पार्टी जिसका जो नेतृत्व था वो व्लादिमीर लेनिन ने किया था और उन्होंने ही सत्ता संभाली। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि जो जिस राजनीति में एक राजा का शासन था वो हट करके एक मतलब किसानों और श्रमिकों वाली सरकार का शासन हुआ। एक दलीय शासन जो था ना, एक दलीय शासन जो है वो हट गया था। मतलब कि देखा जाए तो एक दलीय शासन का मतलब कि राजा का शासन जो है वो हट गया था, है ना। सॉरी, उल्टा बोल दिया। एक दलीय राजा का शासन हट गया था, एक दलीय शासन आया था। सोवियत संघ में एक दलीय यानी कि एक ही पार्टी थी, उसी की स्थापना हुई जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। विपक्षी राजनीतिक दलों को दबा दिया गया और राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। मतलब कि जो एक फ्रीडम मिलती थी राजनीतिक वो भी मतलब कम कर दी गई। उसके बाद है साम्यवाद का उदय हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वही छोटे छोटे पॉइंट जो आपने पढ़े हैं उनको आपको राजनीति से रिलेट करके लिखना है कि रूसी क्रांति ने साम्यवादी विचारधारा को स्थापित किया। इसने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया जो निजी संपत्ति को समाप्त करने और एक वर्गहीन समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी, ठीक है। राजनीतिक दमन हुआ। स्टालिन के शासनकाल में राजनीतिक दमन अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। लाखों लोगों को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया था और कैद किया गया था और मार दिया गया था। तो राजनीतिक दमन भी हुआ। विश्व की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति ने वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद ही, क्योंकि शीत युद्ध जो है वो इसके बाद ही आया था, तो शीत विश्व राजनीति को प्रभावित कैसे किया? शीत युद्ध की वजह से किया, क्योंकि शीत युद्ध जो था वो विचारों की लड़ाई थी जिसमें दशकों तक विश्व जो है वो 2 भागों में बटा रहा। रूसी क्रांति ने रूस की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया और 20वीं सदी के इतिहास को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ओवरऑल आपका ये था रूसी क्रांति। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।